देखो, जब हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी में देखें, ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि ज्योग्राफी हमें किस चीज़ का ज्ञान कराता है। तो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें कैसे, क्यों और कहाँ, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी घटना कैसे घटी, क्यों घटी और कहाँ घटी। ठीक है नहीं, इन तीनों बातों को लेकर ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है। और जो ज्योग्राफी आपके पास वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। ठीक है नहीं, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। यानी कि ज्योग्राफी का जो अर्थ हुआ वो है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है नहीं, तो ज्योग्राफी में हम क्या काम करते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पे जो आपके पास संरचना है, पर्वत पहाड़ चट्टान, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी पृथ्वी का जो अध्ययन जो है वो ज्योग्राफी कहलाता है। अब बात आती है कि अध्ययन क्यों किया जाए पृथ्वी का। क्योंकि पृथ्वी पर आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं। उन संसाधनों का किस प्रकार सतत उपयोग किया जाए, यानी कि सस्टेनेबल तरीके से उनका यूज किया जाए, या पृथ्वी पर जो भी पर्यावरण प्रभाव हैं उन्हें जानने के लिए, सुरक्षा के लिए आपके पास कि कैसे सुरक्षित रखा जाए पृथ्वी को, अर्थव्यवस्था के लिए कि अर्थव्यवस्था में पृथ्वी के संसाधनों का कैसे प्रयोग किया जाए, और पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग हैं, जो समाज है उसका अध्ययन, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, सांस्कृतिक जननांकिकी के अध्ययन, इन सब के लिए। यानी कि कल्चर, पृथ्वी पे कौन कौन सी संस्कृतियां सभ्यता हैं, और पृथ्वी पर जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, लोग कैसे रहते हैं, कैसा समाज है, उसकी अपनी की संस्कृति क्या है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है नहीं, और पृथ्वी का अध्ययन जो हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें आप जो इस धरती पर संसाधन है उनका प्रयोग कैसे किया जाए, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उन संसाधनों का यूज करेंगे, सुरक्षित कैसे रखा जाए पृथ्वी को, अर्थव्यवस्था में पृथ्वी का के संसाधनों का क्या योगदान है, और पृथ्वी पर जो रह रहे लोग हैं, समाज है, उसका, उनके रीति रिवाजों का, उनकी कल्चर का, उनके रहने के स्थान, उनकी जननांकिकी, उनकी जनसंख्या कैसे कम है, कहाँ कहाँ ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम ज्योग्राफी के तहत पढ़ते हैं। दरअसल पृथ्वी पर जो नॉलेज है उसके बारे में दो मत हैं प्रचलित। एक है निश्चयवाद, निश्चयवाद एक है संभावनावाद। निश्चयवाद जो मत है, डिटर्मिनिज्म, वो मुझे कहता है कि मानव अपने कार्यों के लिए प्रकृति पर निर्भर है। यानी इंसान जो है वो प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि इंसान की जो शक्ति है वो सीमित है, उसकी स्वतंत्रता सीमित है। यानी कि वो स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए, अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो प्रकृति पर निर्भर है, ये कहता है निश्चयवाद। दूसरा एक पॉजिटिविज्म है, संभावनावाद। वो कहता है कि मानव जो है वो वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण में परिवर्तन ला सकता है। यानी पृथ्वी पर जो उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। तो ये संभावनावाद। तो संभावनावाद का जो मत है वो ज़्यादा आज की डेट में वो ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब हम मतलब पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ जो संसाधन हैं उनके अधिकतम उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से मानव ने आज संसाधनों का न केवल मतलब उन्हें पहचान की है, बल्कि उनका
उपयोग भी किया है और मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया है। तो आज मानव ये मान के चलता है कि मतलब ज़्यादातर मानव वातावरण में बदलाव कैसे करता है, मतलब वातावरण को मानव जैसे। मानव वातावरण में बदलाव ऐसा करता है कि वातावरण में मान लो CO2 की वैल्यू कम है, लेकिन आदमी ने ईंटों के भट्टे लगे हुए हैं, कंपनियां खुली हुई हैं, तो धुआं जा रहा है, CO2 जा रहा है वातावरण में। तो CO2 प्राकृतिक रूप से तो कम होती है, लेकिन मानवीय गतिविधियों द्वारा उसका स्तर बढ़ जाता है। ठीक है नहीं, वातावरण में तो प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण। ठीक है। मानव मान लो पृथ्वी पर भूजल की मात्रा एक लिमिटेड है, लेकिन मानव भूजल का ज़्यादा दोहन कर रहा है, तो जो भूजल है आपके पास उसमें भी आपके पास परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि जो क्लाइमेट है, जलवायु है, जो हमारा वातावरण है, वो मानवीय गतिविधियों द्वारा प्रदूषित हो सकता है, उसमें बदलाव आ सकते हैं। ठीक है नहीं। तो मानव और होता ही है, आज तुम देख रहे हो रहा है कि प्रदूषण जो है, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है विश्व के लिए। और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? मानव की गतिविधियों के कारण, उसके विकास के कारण। आज तुम देख रहे हो कि जो शहर होते हैं, वो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। मानव की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वनों को काटा जा रहा है। पहले जिन क्षेत्रों में आपके पास वन थे तो वहाँ की वायु शुद्ध थी। अब वहाँ पर जब वनों को काटा जा रहा है, लोग रह रहे हैं, तो वहाँ प्रकृति में चेंज हो गया। वनों में जो जानवर रह रहे हैं उनके आवास खत्म हो गए, तो वो आपके पास इंसानों की बस्तियों में आने लगे, तो जानवरों का मानवों का टकराव होने लगा। तो ये सारी आप चीज़ें देखते हो, जनरली समाचारों में सुनते हो या नहीं। तो ये एक प्रकार से जो है मानव के द्वारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है या वातावरण है उसमें किए गए परिवर्तन ही है। ठीक है नहीं। मानव अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति के संसाधनों का दोहन करना चाहता है। आज आप देख रहे हो कि कोयले का खूब उत्खनन हो रहा है, अन्य पदार्थ मतलब जो अयस्क हैं उनका उत्खनन हो रहा है। कोयले का उत्खनन जब होता है तो उससे जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में आपके पास भूमि जो है वो किसी भी मतलब आपके पास उपयोगी नहीं रहती है, ना कृषि के लिए ना किसी के लिए। आज आपने देखा होगा ईंट जब बनती है तो भट्टा जो होता है उसके लिए, ईंट के लिए जो खेत के खेत जो है मिट्टी को खोद दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है। ये सारी चीज़ आप देखते हो गया नहीं, देखते हो नहीं देखते। यस सर, यस सर। तो यही आपके पास मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वातावरण में परिवर्तन है। तो हम ज्योग्राफी में इन सभी का अध्ययन करते हैं कि मानवीय गतिविधियाँ कैसे पर्यावरण को मतलब आपके पास परिवर्तित कर रही हैं, और कैसे पर्यावरण का जो प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है, और मानव जो है अपने उपयोग के लिए कैसे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कर रहा है। इन सारी चीज़ों को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है नहीं। एक ज्योग्राफी में थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी। वो क्या है आपके पास? वो आपके पास थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है कि इस थ्योरी में ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुई है ये जानने की कोशिश की जाती है। ठीक है नहीं। वहाँ आपके पास और आज मानव जो है वो भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने की कोशिश कर रहा है। लार्ड हैड्रॉन कोलाइड एक मशीन है जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। वहाँ पर आपके पास जो है त्वरित कण के माध्यम से ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उन्हें जानने की कोशिश की जा रही है। ठीक है नहीं। और ये कहा जाता है कि कोई अग्निपिंड है, उसमें जब विस्फोट होता है तो उसके पदार्थों से गैलेक्सी का निर्माण होता है। फिर उसमें विस्फोट होता है तो फिर तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है नहीं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग की थ्योरी है। मानव ब्रह्मांड के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा अध्ययन हम ज्योग्राफी के तहत ही करते हैं। और ज्योग्राफी का जो मूल है वो है पृथ्वी मतलब पृथ्वी का अध्ययन। तो पृथ्वी का जो अध्ययन है उसे हम 3 रूपों में बांटेंगे। ठीक है नहीं।
तो अभी रुक जाइए। जो अर्थ है, अर्थ को हम 3 रूप में बांटते हैं, स्थल मंडल, स्थल मंडल और स्थल मंडल में लिथोस्फीयर, इसमें क्या क्या आते हैं, पृथ्वी पर जो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, इन सब का जो अध्ययन है वो स्थल मंडल के अंतर्गत किया जाएगा। दूसरा जो आपके पास आता है वो आता है जल मंडल, पृथ्वी का दूसरा जो पार्ट है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी पर जो भी जल के संसाधन हैं, वो समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, झील तालाब भी हो सकती है, हिम नदियाँ भी हो सकती हैं, भूजल भी हो सकता है। इन सब का जो अध्ययन है, वायुमंडल में उपस्थित जल जो है, इन सब के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो जल मंडल हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है नहीं, तो उसे भी आपके पास कई परतों में बांट दिया गया है। क्यों, पृथ्वी के सबसे पास की जो परत है वो क्षोमंडल होती है, फिर उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर आपके पास मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है और फिर वही मंडल होता है। तो ये पृथ्वी की जो है दूरी के हिसाब से परतें हैं, जहाँ पर विभिन्न मौसमी घटनाएं घटती हैं, कुछ जगह शांत भी रहता है। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परत है, ठीक है नहीं। तो हम इनका जो अध्ययन करेंगे वो एटमॉस्फेयर वाला जो पोर्शन है उसमें करेंगे। अब ज्योग्राफी को आपके पास 3 भागों में बांटा गया है। जो मतलब पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं, तो भौतिक भूगोल की जो मुख्य विशेषता है, भौतिक भूगोल यानी पृथ्वी के अध्ययन के रूप में भौतिक जो भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। ज्योग्राफी को 3 पार्टों में बांट दिया गया है, भौतिक भूगोल को यानी पृथ्वी के ज्ञान को, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम क्या कार्य करेंगे, पहला हम इसमें पृथ्वी की संरचना कैसे होती है, पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, अंदर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। भू संचलन यानी पृथ्वी पे जो प्लेटों का संचलन है वो कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये प्लेटों के खिसकाव की प्रक्रिया है। और भू संचलन में आपके पास भूमि का संचलन, आपके पास भू संचलन से मतलब ही भूमि का संचलन है, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ प्लेट जो है, पृथ्वी पे जो प्लेटें हैं, वो प्लेटों से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसे पढ़ा जाएगा। और देखो, ये जो पर्वत भू संचलन जो प्रक्रिया है वो पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया है। पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, इस प्रकार से आपके पास हिमालय का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हम भू संचलन में पढ़ेंगे। फिर हम भूकंप है, ज्वालामुखी है, पर्वत संरचना, पर्वत की संरचना यहाँ भी है, ठीक है नहीं, कि भूकंप से, ज्वालामुखी से, इनसे भी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन, मतलब जो आपके पास महाद्वीप है उनमें कैसे विस्थापन हुआ, कैसे अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उस चीज़ को पढ़ेंगे। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सागर का जो नितल है उसमें कैसे प्रसार होता है, ठीक है नहीं, कहाँ ज़्यादा प्रसार है, कहाँ कम है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। महासागरीय नितल उच्चावच यानी महासागर में जो भी आपके पास आकृतियाँ हैं, महासागर की जो भी स्थिति है नितल की, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और फिर भूगर्भिक समय मापक्रम यानी कि काल के हिसाब से जो है पृथ्वी का जो काल है, भूगर्भ का जो समय है मापने का, उन चीज़ों को पढ़ा जाएगा भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है नहीं। फिर जलवायु विज्ञान में हम पृथ्वी पर जो जलवायु है, ठीक है, पृथ्वी पर आपके पास जो मतलब जलवायु होती है, जलवायु क्या होती है कि एक स्थान पर लगातार रहने वाली जो दशाएं हैं जलवायु कहलाती है। तो यहाँ मौसम को पढ़ेंगे, जलवायु को पढ़ेंगे, ऊष्मा को पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर ऊष्मा कैसे आती है, क्या बजट है, तापमान को देखेंगे, तापमान को वितरित करने वाले कारणों को देखेंगे,
वर्षा को देखेंगे, ठीक है ना, भारत में जो जलवायु प्रदेश है उसे देखेंगे, यानी जलवायु से, मौसम से संबंधित चीज़ों को देखा जाएगा। समुद्र विज्ञान में महासागर के बारे में पढ़ेंगे कि महासागर में तापमान किस प्रकार होता है, महासागर का जीवन कैसे है, और महासागर में ज्वार भाटे कैसे आते हैं, प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ लेते हैं तो एक प्रकार से जो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो पृथ्वी के बारे में संपूर्ण अध्ययन होता है, कि उसकी संरचना से लेकर उसकी जलवायु, उसका समुद्र का विज्ञान, इन सब के बारे में, ठीक है। तो अब अपना जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की जब बात करते हैं, एक पॉइंट यहाँ भी, ये भी आप जान लें कि पृथ्वी पर जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये तीनों जब मिलते हैं तो उसे बोला जाता है जैवमंडल, बायोस्फीयर। और जैवमंडल को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। अजैविक घटक, अजैविक घटक में वो आते हैं जो जैसे पृथ्वी, पर्वत, मतलब पर्वत है, चट्टान है, ये सारी चीज़ें। जैविक घटक में आपके पेड़ पौधे और मानव आते हैं। और तीसरा होता है अवघटक, इसमें आपके सूक्ष्म जीव आते हैं। और एक ऊर्जा का घटक होता है जिसमें सूर्य ताप आता है। तो ये जैवमंडल के पार्ट होते हैं, ठीक है नहीं। जब हम जैवमंडल की बात करते हैं, बायोस्फीयर की बात करते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, ठीक है नहीं। अब दो बातें हो रही हैं कि कौन कौन सी किताबें भौतिक भूगोल से संबंधित हैं। तो एक प्राचीन जो किताब थी आर्यभट्टियम, वो भी आपके पास ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन था, ठीक है नहीं। सिद्धांत शिरोमणि, इलियड, इसे भी भूगोल की किताब है आपके पास ये। और प्राचीन टाइम पे किताबुल हिंद, ठीक है नहीं, ये भी आपके पास, इसमें पेड़ पौधों का, इनका सबका अध्ययन है। तो ये भी भूगोल की किताब है। तो ये भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन किताबें हैं, ठीक है नहीं। इन्हें आप नाम याद रख लेना। और जब हम पढ़ाएंगे या हिस्ट्री में ये बुकें आएंगी तब वहाँ पर इन्हें सारी चीज़ों को बताया जाएगा। इलियड तो ये भूगोल की ही बुक है जी। जब किताबुल हिंद का, आर्यभट्टियम का, सिद्धांत शिरोमणि, इनका जिक्र होगा जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इनके बारे में अच्छे बता दिया जाएगा। तो आता है भू आकृति विज्ञान। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे भू आकृति, यानी कि पृथ्वी की जो आकृति है वो क्या है, भू आकृति विज्ञान क्या है। तो भू आकृति विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है नहीं, उसका स्थल स्वरूप का हम पृथ्वी की जो सतह है या उस सतह के स्थल स्वरूप, यानी पृथ्वी के जो स्वरूप है उसका हम क्रमबद्ध और तार्किक रूप से जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर जो प्रकृति पृथ्वी होती है उस पर कई प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है नहीं, पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, समुद्र तटीय मैदान है, महाद्वीपीय मार्गिन तट है, महाद्वीपीय ढाल है, महाद्वीपीय कटक है और भ्रंश घाटी। ये सारी आकृतियाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं। हम भू आकृति विज्ञान में इन्हीं का अध्ययन करते हैं। जैसे पर्वत क्या होता है, पर्वत वह स्थलाकृति होती है जिसका शिखर ऊंचा होता है, नुकीला होता है और आधा चौड़ा होता है, और ढाल जो है इसका तीर होता है। ऐसी स्थलाकृति जिसका शिखर हो, ऊंचा हो, नुकीला हो और आधा चौड़ा हो और ढाल जो है वो तीर हो, वो क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। पठार क्या होता है कि ये इसकी ऊंचाई पर्वत से कम होती है और इसका ढाल जो होता है मंद होता है, सपाट होता है ये थोड़ा सा, तो ये पठार होता है। मैदान क्या होता है, ऊंचाई इसकी कम होती है लेकिन समतल आकार का होता है, उबड़ खाबड़ और समतल आकार का जो होता है वो मैदान होता है। समुद्र तटीय मैदान यानी समुद्र के आसपास के जो मैदान हैं उन्हें समुद्र तटीय मैदान बोला जाता है। महाद्वीपीय मार्गिन तट क्या होता है, ये जलमग्न स्थलाकृति, यानी समुद्र का जो जल है उसमें डूबी हुई वह स्थलाकृति जिसकी गहराई ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा समुद्र के अंदर भी तो एरिया होता है डूबा हुआ। तो जब आप देखते होगे बीच पे, आप देखते होगे लोग ऐसे समुद्र के अंदर चले जाते हैं
ठीक है नहीं, लेकिन गहराई वहाँ कम होती है। तो महाद्वीपीय मगन तट क्या होता है कि इसकी समुद्र के अंदर ये पानी में डूबा रहता है एरिया, लेकिन इसकी गहराई ज़्यादा होती है, ढाल मंद होता है। यहाँ पर सागर के पानी का जो ढाल है वो बहुत धीरे धीरे होता है, और लेकिन गहराई ज़्यादा होती है। महाद्वीपीय ढाल जो है वो क्या होता है, ये जलमग्न होता है और इसकी गहराई ज़्यादा, ढाल तीव्र होता है। देखो इसकी गहराई क्या होती है, ज़्यादा, ढाल मंद होता है। यह गहराई भी ज़्यादा होती है, ढाल भी तीव्र होता है। और महाद्वीपीय कटक क्या होते हैं, ये समुद्र के अंदर डूबे हुए वह भाग हैं जो लंबे संकरे होते हैं, यानी कि लंबे लंबे आपके पास होते हैं। आपके ये सारी आकृति समुद्र के अंदर ही हैं ये, क्योंकि पानी तो बहुत है समुद्र के अंदर, बहुत डूबा हुआ है सारी चीज़ें। तो ये तीनों आकृतियां समुद्र के पानी से घिरी रहती हैं। भ्रंश घाटी क्या होती है, भ्रंश घाटी वह जलमग्न भाग होता है जो गहरी, संकरी और लंबी होती है। ठीक है नहीं, यानी भ्रंश घाटी क्या है, वह जलमग्न भाग जो गहरा भी होता है, संकरा यानी कि पतला बिल्कुल, और लंबा होता है, तो उसे हम भ्रंश घाटी बोल देते हैं। ठीक है नहीं, जैसे नर्मदा की घाटी है, तो ये गहरी होती हैं, पतली पतली लंबी लंबी संकरी घाटियां होती हैं। ठीक है नहीं, और जलमग्न भाग होता है, इसी को क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक सर इसका उत्तर बता दीजिए ना। स्थान का जो महाद्वीपीय भूखंड का कलाकृति का ज्यादा जगह बताइए। समुद्र में, आप समुद्र में नहीं देखते, बीच जो होते हैं, बीच, तो उसमें पानी आता है चला जाता है, तो उसके अंदर स्थल होते हैं ना, इस समुद्र में डूबे हुए भाग होते हैं। इन पे हम बड़े अच्छे से चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना याद रखो कि समुद्र के जल के अंदर ये ऐसा भाग होता है जो गहरा होता है, लेकिन इसका जो ढाल होता है मंद होता है। जैसा आप देखते हो ना, पानी चलाते हो खेत में, तो जब पानी, खेत डूब जाता है पानी से, तो कुछ एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पानी कम पहुँच पाता है, कुछ एरिया में पानी ज़्यादा भर जाता है। ठीक है नहीं, तो उसी को मान मतलब समझिए आप कि ये समुद्र के अंदर डूबा हुआ वह भाग होता है जहाँ पर गहराई तो ज़्यादा होती है, लेकिन ढाल मंद होता है। वहाँ पर पानी का ढाल जो है वो उस हिसाब का नहीं होता जैसे और जगह होता है। ठीक है नहीं, तो उस एरिया को हम मगन तट बोलते हैं। और इसी टाइप से आपके पास ये है महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल है तो यहाँ क्या होगा, ये जलमग्न होते हैं, और यहाँ पर आपके पास गहराई ज़्यादा होती है, ढाल भी तीव्र होता है, यानी पानी एकदम जो है ढाल होता है, एकदम चला जाता है। और कटक में क्या होते हैं, समुद्र के अंदर ही ऐसी स्थलाकृति होती है जो लंबे होते हैं, संकर यानी पतले पतले भाग होते हैं, और लंबे बिल्कुल समुद्र के अंदर। ठीक है नहीं, और भ्रंश घाटी भी ये होती है जो गहरी होती है, संकरी यानी पतली पतली गहरी पर्वत है, जैसे ये पर्वत, इनके बीच में ये पतली पतली कतार सी बनी हुई है। ठीक है नहीं, जल की। और ये एक तो घाटी वो होती है, वो घाटी होती है स्थल पर, लेकिन समुद्र के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, पतले पतले संकरे भाग होते हैं, ज़्यादा जल की जो धारा पतली पतली जा रही होती है। ठीक है नहीं, संकरी पतली पतले, तो वहाँ पर भ्रंश घाटी हो। इनके बारे में हम सब अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ के बारे में। अब तो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दी। ठीक है नहीं, रिकॉर्डिंग पर लगाया ना। हाँ लगा हुआ है। अब देखो, हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। क्या होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो व्याख्या है वो 3 आधार पर की जाती है। एक घनत्व के आधार पर, और एक आपकी ताप और दाब के आधार पर, और एक भूकंप शास्त्र पर आधारित। भूकंप शास्त्र का मतलब जो भूकंपीय तरंगे हैं, यहाँ लिख सकते हैं भूकंपीय तरंगों पर आधारित।
ठीक है नहीं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक, क्या? करने के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नहीं, वो लिखवाया है लेकिन यहाँ नहीं लिखवाया ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम तीन प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे, तो घनत्व पर, एक ताप दाब पर और एक भूकंपीय तरंगों पर। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर है। ठीक है नहीं। देखो, घनत्व के आधार पर ये माना जाता है कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो पृथ्वी में हम नीचे जब जैसे जाते हैं, मतलब औसत घनत्व हमें पता चला, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पृथ्वी की परतों में, तो ये घनत्व जो है बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब ये इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब पृथ्वी का भूगर्भ के अंदर का जो भाग है, नीचे का जो भाग है, वहाँ रासायनिक संरचना और संगठन जो है मतलब पृथ्वी का जो उसका मतलब परतें हैं, चट्टानें हैं, उनकी जो रासायनिक संरचना है, जो संगठन है, वो समान है। और जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो उनका आयतन क्या होता है, कम होता चला जाता है, क्योंकि दाब आयतन एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर हम जैसे जैसे उसका आपके पास दाब बढ़ेगा, ठीक है नहीं, यानी घनत्व उसका बढ़ेगा, तो वैसे ही वैसे उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। ठीक है नहीं। और दाब क्या होता है, दाब पी होता है, पी का मतलब द्रव्यमान की फॉर्म में पी मापा जाता है। ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब ये, घनत्व सिद्धांत ये कहता है कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व इतना होता है 5.5, अगर जैसे जैसे हम पृथ्वी की नीचे परतों में चले जाते हैं तो उनकी जो चट्टान है पृथ्वी के अंदर परतों में, जो भूगर्भ है उसमें जो चट्टानें हैं, उनकी रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है। और जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे तो वैसी वैसा आयतन कम होता है। क्यों? दाब को बढ़ाने पर आपके पास द्रव्यमान बढ़ता है, और द्रव्यमान को बढ़ाने पर घनत्व बढ़ता है, और जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होता है। ठीक है नहीं। क्योंकि अगर रासायनिक संरचना और संगठन असमान हो तो घनत्व इस फॉर्मूले से मापा जाता है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व कम होगा। ठीक है नहीं। और ये भी बताया गया इसके घनत्व के आधार पर कि पृथ्वी में जो अंदर है वो आयरन और निकिल, अगर ये दो तत्व ना हो तो पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य न हो, तो पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगी, नहीं करेगी। ठीक है नहीं। तो घनत्व अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। घनत्व सिद्धांत क्या कहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए घनत्व सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। ठीक है नहीं। अगर भूगर्भ के अंदर पृथ्वी की जो चट्टानों की आंतरिक संरचना और द्रव्यमान समान है तो दाब बढ़ेगा, और जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो आयतन कम हो जाता है उसका। ठीक है नहीं। और अगर हम पृथ्वी की मतलब समान माने तो दाब बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा, और अगर आपके पास संरचना और संगठन को असमान माने तो D बराबर m/b से द्रव्यमान बढ़ेगा, तो द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ता है। तो ये इन्होंने बताया। और इन्होंने एक ये भी बात बताई कि पृथ्वी के मतलब एक तो इन्होंने ये बात बताई कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को हम समान माने चट्टानों की, तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो नीचे मतलब वैसी वैसा आयतन कम होता रहेगा वहाँ पृथ्वी की आंतरिक परतों में। और अगर आपके पास जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है चट्टानों की या संगठन है वो असमान माने तो फिर घनत्व कम होता है, और मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व उसका कम होता चला जाएगा, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है नहीं। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला यहाँ से, रिजल्ट ये निकला आपके पास
कि अगर आंतरिक संरचना चट्टानों की पृथ्वी मतलब भूगर्भ के अंदर वो समान है, संगठन संरचना और संगठन समान है, तो आयतन कम होगा, दाब बढ़ेगा। ठीक है नहीं। और अगर असमान है संगठन ये, तो घनत्व बढ़ेगा। ठीक है। और ये कहते हैं आपके पास कि नीचे की ओर जैसे हम जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, वहाँ जो चट्टान है उनकी संरचना और संगठन क्या है, असमान है। ठीक है, बात आ रही समझ में। यस सर। तो पृथ्वी की मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना और संगठन है वो असमान है, इसलिए घनत्व नीचे जाने पर बढ़ता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा ना सर जी? हाँ, आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि अगर भूगर्भ की अंदर की रासायनिक संरचना समान होगी तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, वो आयतन कम होगा, दाब बढ़ेगा। अगर अगर असमान है तो घनत्व बढ़ेगा। और ऊपर इन्होंने यही बताया कि जो औसत घनत्व है पृथ्वी मतलब पृथ्वी का 5.5, उस जब हम पृथ्वी की परतों में नीचे आते हैं तो घनत्व बढ़ता है। तो घनत्व बढ़ता है तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ही निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में यानी भूगर्भ में जो भी चट्टानें हैं उनकी रासायनिक संरचना और संगठन क्या है, असमान है। ठीक है नहीं, क्योंकि घनत्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास ये संरचना और संगठन असमान है। ठीक है। और एक बात घनत्व सिद्धांत से ये भी निकल कर आई, ये बातें निकल कर आई हैं घनत्व सिद्धांत से सारी। ये जो एक बात ये निकल कर आई कि पृथ्वी के अंदर जो ये तत्व होते हैं आयरन और निकिल, अगर ये पृथ्वी के अंदर ना होते तो पृथ्वी में फिर चुंबक की तरह काम नहीं करती, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। भाई पृथ्वी अपनी ओर खींचती है ना वस्तुओं को, चुंबक की तरह काम करती है ना। तो पृथ्वी के अंदर ये निकिल, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उनमें निकिल और आयरन तत्व हैं, इसीलिए पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है वस्तुओं को। तो घन सिद्धांत से ये निष्कर्ष निकल कर आए। आई बात समझे, क्लियर हुआ यहां तक। दूसरा आपके पास है पृथ्वी के संदर्भ में ताप दाब नियम। इस पे क्या निष्कर्ष निकल का है, इस पर निष्कर्ष ये निकल का है कि पृथ्वी में जो चट्टानें हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव तत्व के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो उसमें 100 मीटर की गहराई तक, तो गहराई पर ताप में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। यानी जैसे चूंकि पृथ्वी का जो चट्टानें अंदर उनकी जो रासायनिक संरचना है उसमें जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनकी उपस्थिति के कारण जो उसका 100 मीटर की गहराई में जैसे हम जाते हैं तो पृथ्वी के टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है। ताप नियम ये कहता है। ये सब देखो दाब नियम ने या ताप नियम ने ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है कैसा ना है अंदर। तो दाब ने तो ये कहा कि अगर पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे तो पृथ्वी के औसत जो घनत्व है उससे नीचे आने पर दाब मतलब घनत्व बढ़ता है। घनत्व सिद्धांत ने तो ये कहा। और उन्होंने कहा क्योंकि अगर पृथ्वी की रासायनिक संरचना असमान होती तो दाब बढ़ने पर आयतन कम होता। लेकिन हम देखते हैं घनत्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो संगठन असमान है। ठीक है नहीं। और मतलब घनत्व नियम ये भी कहता है कि अगर निकिल और आयरन पृथ्वी में ना होते तो वो चुंबक की तरह कार्य नहीं करती। ताप दाब सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे जाएंगे 100 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो उसके टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ की उपस्थिति के कारण। और अगर 90 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो फिर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रहता, यानी तरल अवस्था में हो जाते हैं पदार्थ। जो आप कहते हैं ना ज्वालामुखी में जो मैग्मा निकलता है वो तरल होता है बिल्कुल अंदर से, लावा जो होता है। ठीक है नहीं, ज्वालामुखी क्रिया होती है तो अंदर से पतला पतला चिपचिपा पदार्थ वो लावा निकलता है तो तरल अवस्था में होता है, वो फिर बाहर आकर ठोस होता है जिससे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो ताप दाब सिद्धांत ये कहता है कि 100 मीटर की गहराई तक तो तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ता है जब नीचे आते हैं पृथ्वी की परतों में। लेकिन जैसे ही हम 90 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं, ठीक है नहीं, तो
जो पृथ्वी की परतें हैं वो ठोस अवस्था में नहीं है, वो तरल अवस्था में, ठीक है नहीं, वो ठोस नहीं रहती परतें, तरल होती हैं। और परंतु दाब को बढ़ाकर, हम प्रेशर को बढ़ाकर उनके गलनांक को बढ़ाया जा सकता है कि वो ठोस अवस्था में बनी रहे, जिससे पदार्थ जो है ठोस अवस्था में ही रहे। तो ताप ने हमने ये बताया कि भाई अगर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं पृथ्वी की परतों में, तो 100 मीटर की गहराई तक तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन 90 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रहता। अगर हम दाब को बढ़ा दें तो फिर पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब हम यहाँ क्या सीखे, हम ये सीखे कि पृथ्वी की जब नीचे की परतों में जाएंगे तो 100 मीटर तक तो टेम्परेचर बढ़ेगा 2 से 3 डिग्री, लेकिन और नीचे जाने पर 90 किलोमीटर लगभग नीचे जाने पर पृथ्वी की जो परतें हैं वो ठोस नहीं रहती, तरल अवस्था में हो जाती हैं। लेकिन अगर कहीं ठोस है, मतलब कहीं हमें ठोस मिलता है, तो वहाँ इसका मतलब क्या होगा, दाब ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दाब को बढ़ाकर ही गलनांक को बढ़ाया जा सकता है और पदार्थ को ठोस अवस्था में रखा जा सकता है। तो ये आपके पास ताप दाब नियम ने बताया कि भाई शुरू में तो टेम्परेचर इतना बढ़ता है, लेकिन 90 डिग्री पर जाने पर पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रहते, ठीक है नहीं। तो इन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी पृथ्वी की परतों के बारे में अंदर, समझ में आ रहा है आपके। तो इन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी घनत्व सिद्धांत ने भी और ताप दाब सिद्धांत ने भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपके पास महत्वपूर्ण मानी जाती है जानकारी, वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर मानी जाती है। अब देखो ये बिल्कुल आपके अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर देखो, ये ताप दाब सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकल के आए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब भूकंपीय तरंगों के आधार पर अगर हम देखें तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की जो संरचना है उसे 3 तरंगे हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझेंगे कि भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं। तो भूकंपीय क्रियाओं के कारण जो भी तरंगें उत्पन्न होती है, यानी कि जब पृथ्वी में कंपन होता है, भूकंप आता है, तो उस समय जो तरंगें उत्पन्न होती है, कंपन जो होते हैं, उन्हीं को भूकंपीय तरंगें कहते हैं। जैसे आप देखते हो जब भूकंप आता है तो धरती हिलती है ना, हिलती, तो ये क्यों हिलती है, तरंगों के कारण हिलती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, भूकंप की अवस्था में कैसे क्या होता है, और इसमें भी आ जाएंगी वो चीज़ें। तो पृथ्वी पर जो कंपन होता है वो तरंगों के कारण होता है। तो जब भूकंपीय क्रिया होती है उस समय जो तरंगें उत्पन्न होती है उन्हीं को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है। इन्हें कहाँ मापा जाता है, सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप नापने का मापक है। और भूकंपीय तरंगें जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं भूगर्भ तरंगें जो पृथ्वी के धरातल के अंदर महसूस की जाती हैं। एक होती है धरातलीय तरंगें, यानी कि जो हम लोगों को धरातल में महसूस होती हैं, ठीक है नहीं। एक तो पृथ्वी के अंदर और एक पृथ्वी के ऊपर सरफेस पे। भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, बॉडी वेव्स क्या होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो पी तरंगे और एक आपका एस तरंगे। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे बोला जाता है, एस तरंगों को द्वितीय तरंग बोला जाता है। क्या? हाँ। अब आपके पास पी तरंगे कौन सी होती हैं, पी तरंगे वे तरंगे होती हैं इनकी गति जो होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, और ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। जब भूकंप आता है तो आपको जो पहला झटका लगता है वो किस तरंगों के कारण लगता है, वो पी तरंगों के कारण ही लगता है। ये सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंग कहा जाता है। और ये एक प्रकार की ध्वनि तरंगे हैं, या ध्वनि तरंग की तरह अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है नहीं। तो पी तरंगे कैसी हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों की भांति ही अनुदैर्ध्य हैं ये, या इन्हें एक प्रकार से ध्वनि तरंगे भी कहा जा सकता है। इनकी जो दिशा होती है तरंग के संचरण की दिशा में होती है, यानी कि जो जिधर तरंग का संचरण होता है, तरंग की जो दिशा होती है वहीं आपके पास इनकी दिशा होती है।
इनकी दिशा तरंग के संचरण यानी तरंग जैसे चलती है वही दिशा इनकी भी होती है। ये ठोस में, द्रव, गैस तीनों जो है माध्यमों में संचरण कर सकती हैं, तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इसलिए और चूंकि ये तरंग आगे पीछे होकर चलती हैं, इसे पुष्पुल भी कहा जाता है, पुष्पुल, ठीक है नहीं, आगे पीछे होकर ये चलती हैं, ठीक है ना, आगे पीछे धक्का देते हैं, तो उसी हिसाब से इन्हें पुष्पुल भी कहा जाता है। तो देखो याद रखने वाली क्या बातें हैं इसमें कि ये ध्वनि तरंगों की भांति एक प्रकार की तरंग है, इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इनकी दिशा तरंग के संचरण की दिशा में होती है, और ये तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती हैं, ठीक है नहीं। आगे पीछे गति के कारण इन्हें पुष्पुल कहा जाता है, पुष्पुल तरंग भी कहा जाता है। और इनकी गति चट्टानों के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर चट्टान है उनका जो घनत्व होगा और उनकी जो प्रत्यास्थता होगी, प्रत्यास्थता होती है खिंचाव, ठीक है नहीं, किसी वस्तु में जो खिंचाव होता है उस पर निर्भर करती है। अगर घनत्व ज़्यादा है यानी कि अंदर की परतें में का घनत्व ज़्यादा है तो इनकी गति तेज होगी, घनत्व ज़्यादा है और प्रत्यास्थता ज़्यादा है तो इनका वेग भी क्या होगा, तेज होगा। और अगर आपके पास इनकी तीव्रता, लेकिन इनकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। खिंचाव से मतलब होता है इलास्टिसिटी, ठीक है नहीं, किसी वस्तु को जैसे हम खींचते हैं तो एक निश्चित सीमा जो होती है, ठीक है नहीं, वो निश्चित सीमा तक खींच सकती है, ठीक है, उसी को प्रत्यास्थता बोला जाता है, खिंचाव से संबंधित चीजें होंगी। तो आपके पास इनकी गति चट्टानों का घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। अगर चट्टानों का घनत्व ज़्यादा है तो इनकी गति ज़्यादा होगी, और लेकिन इनकी तीव्रता जो होती है वो कम होती है। यानी कि पहला जो भूकंप का झटका लगता है आपको, तो किसी कारण लगता है, पी तरंगों के कारण लगता है, लेकिन वो झटका जो है कम तीव्रता का होता है, ठीक है नहीं, पहले झटके में इतनी वो नहीं होती प्रॉब्लम। दूसरा होता है एस तरंगे। एस तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी कि जो केवल ठोस में गति करती हैं, ये तरल में नहीं करती ना ये, जब वो तीनों माध्यमों में गति करती है, ठोस, द्रव, गैस में, ये केवल ठोस में गति करती है। ये अनुप्रस्थ तरंग है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो क्षैतिज दिशा में गति करती है, ये अनुप्रस्थ है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है। इनकी जो दिशा होती है तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, यानी ऊर्ध्वाधर होती है, और इनकी दिशा तरंग की दिशा के क्या होती है, तरंग की दिशा मतलब संचरण की दिशा में होती है, क्षैतिज दिशा में होती है। ये पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। जो धरातल पर दूसरा झटका लगता है वो एस तरंगों का लगता है। जब भूकंप आता है तो दूसरा जो झटका लगेगा वो एस तरंगों का लगेगा। अगर पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टानें हैं उनमें का घनत्व भी ज़्यादा है, प्रत्यास्थता भी ज़्यादा है, तो इनके वेग में भी वृद्धि होती है। यानी कि ठोसों में आपके पास पी तरंग का भी वेग बढ़ता है और इसका भी बढ़ता है, ठीक है नहीं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये ध्वनि तरंगे हैं, लेकिन यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और इनकी तीव्रता जो है वो पी तरंगों से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, पी तरंगों से इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है। मतलब क्या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब कंपन की एक प्रकार से इंटेंसिटी, यानी इनमें कंपन कम होता है, इनमें कंपन ज़्यादा होता है, ठीक है नहीं। तीव्रता का मतलब होता है कि कंपन कराने की क्षमता जो होती है एक प्रकार से, ठीक है नहीं। इंटेंसिटी, वो कहते हैं ना कि मेरी यार ऐसी इंटेंसिटी नहीं थी, ठीक है नहीं, मेरी ऐसी सोच नहीं थी, मेरा ऐसा करना नहीं था। तो तीव्रता जो होती है यानी कि जो कंपन की जो स्थिति होती है वो पी तरंगों में कम होती है, इनमें ज़्यादा होती है पी तरंगों से, ठीक है नहीं। यानी कि जो पृथ्वी पर धरातल पर कंपन होता है वो एस तरंगों में ज़्यादा होता है पी तरंगों की बजाय, ठीक। तो जब भूकंप आता है तो सबसे पहला आपको किस तरंगों का झटका लगेगा, पी तरंगों का, फिर उसके बाद एस तरंगों का लगेगा, ठीक है।
नहीं, अभी तो खतरनाक वाली तो अब आएगी। सबसे खतरनाक तरंग होती है सतही तरंग, एल तरंग जिन्हें कहा जाता है। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं, यानी धरातल को। ठीक है। इनकी गति तो सबसे कम होती है, लेकिन तीव्रता सबसे अधिक होती है। यानी ये तीसरे जब तीसरा झटका आता है ना भूकंप का, तब आती हैं ये धरातल पे। तो तब ये इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तीव्रता ज़्यादा होती है, तो पृथ्वी तेजी से हिलती है, तभी उसमें बिल्डिंगें वगैरह ये सब गिरती हैं। ठीक है नहीं। तो जो एल तरंग होती है ये खतरनाक होती है। तो जब भी तो आता है, जब पहला झटका आता है तो कह देते हैं कि सब बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, है ना। सब लोग बाहर खड़े हो जाते हैं बिल्डिंगों से निकल कर। दूसरा झटका आता है, फिर ये सोचते हैं अगर तीसरा आया तो मामला गड़बड़ होगा। तो ये जो तीसरा झटका आता है वही एल तरंग होती है। इन्हें सतही तरंग बोला जाता है। इनकी गति तो कम होती है क्योंकि लेट आती हैं। कभी ऐसा होता है तीसरा झटका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर नहीं आया तो बच गए, अगर आया तो कुछ ना कुछ करके जाएगा। ठीक है नहीं। तो जो कहते हैं ना भूकंप का जो रिएक्टर स्केल पर 9 पॉइंट इतना था, 8 पॉइंट इतना क्षमता का था, ऐसा कहते नहीं, कहते हैं तीव्रता का इतनी तीव्रता का था। तो मापते जो कंपन के हिसाब से मापते हैं कि कंपन ज़्यादा होते हैं तो तीव्रता ज़्यादा होती है, कंपन कम होते हैं तो तीव्रता कम होती है। कंपन ज़्यादा हुआ है, पृथ्वी ज़्यादा मतलब कांपी है, तो इसका मतलब एल तरंगे आई हैं, तीसरा झटका लगा है। जिन देशों में ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं तो वहाँ का जो अवसंरचना है, बिल्डिंग वगैरह ये गिर जाती हैं, वहाँ जान माल की हानि होती है। हाँ, नेपाल में हाँ आया था पीछे। अब ये क्या होता है, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कंपन करती हैं, यानी कि क्षैतिज भी करती हैं जो जैसे पी करती थी, और ऊर्ध्वाधर भी, यानी कि ऐसे भी और ऊपर नीचे भी, इस टाइप से कंपन करती हैं। और इसलिए इन्हें लव और रैले तरंग भी कहा जाता है। और ये तरंगी सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, इसमें ही सबसे ज़्यादा जान माल की हानि होती है। इन तरंगों में जो कंपन है वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत परंतु क्षैतिज रूप में होता है, क्योंकि लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह का कंपन करती हैं। तो तरंग के संचरण की दिशा लंबवत और क्षैतिज रूप में होती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो ये आपके पास एल तरंग है। अब हमने इन तरंगों के आधार पर कुछ निष्कर्ष हम निकाल रहे थे। अब ये हमने तरंगे पढ़ ली, तीनों तीनों को हमने देख लिया। हमने ये भी देखा कि पी तरंग जो है वो किसी भी माध्यम में गति कर सकती है, और एल तरंग जो है वो सॉरी एस तरंग वो केवल ठोस में गति करती है। और इनकी हमने तीव्रता भी देखी, कि इनके वेग भी देखे। हमने ये जाना कि पी तरंग का वेग जब घनत्व बढ़ता है, यानी ठोस वस्तु में उसका वेग तेज हो जाएगा। एस का भी ठोस वस्तु में वेग तेज हो जाएगा, क्योंकि घनत्व जो वस्तु ठोस होती है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो जहाँ घनत्व बढ़ेगा तो पी, अगर पृथ्वी की आंतरिक परतों में घनत्व बढ़ता है और पी का भी गति बढ़ जाती है, तो हम उससे निष्कर्ष निकाल लेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं वो ठोस हैं। अगर मान लो पी का वेग साधारण रहता है और एल का वेग बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो हम ये मानेंगे कि जो घनत्व है पृथ्वी मतलब परतें, अंदर की परतें तरल हैं। ठीक है नहीं। एक मिनट रुको।
हाँ, ये आ रही मेरी आवाज़? हेलो। यस सर। तो देखो, हमने ये बात सीखी पी तरंग से, एल तरंग से और एस तरंग से। हमने देखा कि एस तरंग केवल ठोस में चलती है। तो अगर पृथ्वी की आंतरिक परतों में कहीं भी तरल पदार्थ आएगा तो एस तरंगों का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है नहीं? ये बेसिक जानकारी आपको मिल गई सारी। यस सर। अब हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय जानकारी है वो इन तरंगों के माध्यम से मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समरूप है। तो समरूप का मतलब समान है। तो पी और एस तरंगों के जो व्यवहार हैं उनमें फिर समरूपता पाई जाएगी, क्योंकि अगर पृथ्वी की आंतरिक परतें समान है और उनका रासायनिक संगठन समान है तो इसका मतलब फिर पी और एस दोनों के बिहेव में, व्यवहार में समानता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि पी तरंग भी ठोस से पास हो जाती है और इसका वेग बढ़ता है ठोस में। एस भी ठोस से पास होती है, इसका वेग बढ़ता है। अगर समान है, आंतरिक परतें दोनों ठोस हैं तो दोनों के वेग बढ़ेंगे। तरल है तो पी का वेग भी थोड़ा कम होगा और एस का तो कम हो ही जाएगा। ठीक है नहीं? तो अगर ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अंदर जाने में पृथ्वी की परतों में, तो हम उससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन जैसे हम भूगर्भ में गहराई पर तरंगों के वेगों में अंतर पाया जाता है। मतलब इसमें ये बोला गया कि अगर पृथ्वी की आंतरिक मतलब जो परतें हैं उनकी अगर संरचना समान होगी तो इनके वेग, उनके दोनों के व्यवहार में समरूप होंगे, कोई अंतर नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन जैसे हम गहराई में जाते हैं भूगर्भ की, तो इन तरंगों के वेगों में अंतर पाया जाता है। ठीक है नहीं? तो इसका मतलब क्या सीखे? इसका मतलब ये सीखे कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो उनमें समान नहीं है, उनमें समरूपता नहीं है। समझ में आया? यस सर, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब समझ समझ। समरूप का मतलब समान से है। ठीक है? अब जैसे मान लो वो ये कहते हैं कि 33 किलोमीटर की गहराई तक जैसा हम जाते हैं तो दोनों तरंगों के वेग बढ़ते हैं। दोनों तरंगों के वेग बढ़ते हैं तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि दोनों तरंगों के वेगों में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब दोनों का घन, मतलब अंदर जो घनत्व है पृथ्वी की परतों का और प्रत्यास्थता है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि जब घनत्व ज़्यादा होगा, प्रत्यास्थता ज़्यादा होगी तो पी का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। जब घनत्व ज़्यादा होगा, प्रत्यास्थता ज़्यादा होगी तो एस का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है नहीं? इसमें भी हमने पढ़ा था प्रत्यास्थता, ये पढ़ा था घनत्व और प्रत्यास्थता में वृद्धि तरंग के वेग में वृद्धि कर देती है। तो जैसे ही हम पृथ्वी की निचली परतों में जाते हैं 33 किलोमीटर गहराई तक तो दोनों के वेग बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमने सीखा कि 33 किलोमीटर की गहराई तक तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की आंतरिक परतें ठोस हैं। ठीक है नहीं? और उनकी प्रत्यास्थता ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो तरंगों के वेग जो है वो कम होने लगते हैं। जब तरंगों के वेग कम होने लगते हैं तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि पृथ्वी की आंतरिक परतें अब ठोस नहीं है, यानी कि वो आंशिक रूप से, यानी थोड़ी पिघली हुई अवस्था में है, क्योंकि इनके वेगों में कमी आई दोनों तरंगों की। अगर ठोस होते तो वेग बढ़ते और, लेकिन इनके वेगों में कमी आ रही है। तो इसका मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक वो पिघली हुई अवस्था में, आंशिक पिघली हुई, आंशिक का मतलब थोड़ी पिघली हुई अवस्था में। और ये जो प्रदेश है जहाँ पर इन तरंगों के वेगों में थोड़ी सी कमी आती है, इसी प्रदेश को, इसी एरिया को क्या बोला जाता है? निम्न प्रदेश बोला जाता है। ठीक है नहीं? पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जहाँ पर इन तरंगों के वेगों में कमी आती है, इसी को बोला जाता है निम्न प्रदेश। ठीक है? अब 2900 किलोमीटर की गहराई पे अगर हम देखें, हम 100 से 200 किलोमीटर गए और फिर अगर हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर देखें तो जो एस तरंग है वो विलुप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब एस तरंग अगर विलुप्त हो गई तो इसका मतलब हमारा दिमाग ठनका। हमारा दिमाग ये ठनका इसलिए क्योंकि अगर अंदर की परत ठोस होती
तो एस तरंग खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एस तरंग जो है वो ठोस, केवल ठोस में आपके पास प्रभावित होती है, केवल ठोस में चलती है ये। अगर तरल होगा तो ये तरंग खत्म हो जाएगी या नहीं चलेगी। और 2900 किलोमीटर की गहराई पर जब एस तरंग विलुप्त हो जाती है तो हमें ये, और पी तरंगों के वेग में भी कमी आती है, तेजी से कमी आती है, तेजी से कमी आती है। तो इसका मतलब हमने ये निष्कर्ष निकाला कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है, वो ठोस नहीं है अब, क्योंकि तरल अवस्था में है, क्योंकि ऐस तो खत्म हो गई, वो तो ठोस होता तो वो ऐस होती। और पृथ्वी के वो पी के वेग में भी कमी आई तेजी से। तो इसका मतलब 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो वेग है आपके पास सॉरी, जो प्रकृति, जो पृथ्वी का भाग है वो ठोस अवस्था में नहीं है, वो कैसी अवस्था में है, वो तरल अवस्था में है। ठीक है, नहीं, हमने ये निष्कर्ष निकाला इन तरंगों के माध्यम से। तो ये तरंगी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। तो इन तरंगों के माध्यम से ही ये पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। तो हमने ये सीखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि आपके पास अब यहाँ से एक लाइन लिख लीजिए बस, तरल अवस्था में है, जो गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। यानी ये जो तरल अवस्था है वो चारों ओर है, तभी तो पी का वेग कम हो रहा है और एस खत्म ही हो रही है बिल्कुल, चारों ओर विस्तृत है। तो हमने तीन तरंगों से यही सीखा कि अगर हम 33 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो दोनों के वेग बढ़ते हैं, पी के और एस के। तो इसका मतलब पृथ्वी जो है वो 33 किलोमीटर की गहराई तक कैसी है, ठोस है। और 33 से जैसे हम 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो पी के वेग में कमी आ रही है हल्की सी, और एस के वेग में भी कमी आती है। तो इसका मतलब जो 100 से 200 किलोमीटर का जो एरिया है पृथ्वी में, वो एरिया आंशिक रूप से तरल है, यानी कि पूर्ण रूप से ठोस नहीं है वो। और जैसे ही हम 2900 किलोमीटर की गहराई में पहुंचते हैं पृथ्वी में, तो अंदर की जो परत है वो फिर तरल अवस्था में है, क्योंकि एस खत्म हो जाती है। अगर ठोस होती तो एस होती, और पी का वेग भी एकदम तेजी से कम होता है। तो इसका मतलब 2900 किलोमीटर पर जो भाग है वो तरल अवस्था में है। लेकिन आपके पास जैसे ही हम पृथ्वी की निचली परतों में पहुंचते हैं, पृथ्वी की जैसा हम निचली परत में पहुंचते हैं, यानी कि 2900 किलोमीटर से आ गए, एक पॉइंट ये लिख लेना, जैसे ही 2900 किलोमीटर से नीचे पहुंचते हैं, यानी कि एक पॉइंट ये लिख लेना, जैसे आपके पास 5150 किलोमीटर की गहराई पर पी के वेग में थोड़ी वृद्धि होती है। थोड़ी क्या होती है, वृद्धि, वृद्धि होती है, जिससे जिससे यह पता चलता है कि कोर जो है, बिल्कुल जो अंतिम भाग है पृथ्वी का, जो कोर का भाग, कोर का आंतरिक भाग, यानी पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग ले लो, पृथ्वी आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है, ठीक है, नहीं, ठोस अवस्था में, यानी कि 5050 किलोमीटर
यानी 5150 किलोमीटर की 150 5150 किलोमीटर की गहराई पर पी के मान में वेग में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है, आंतरिक जो भाग है, वो कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में है, क्योंकि पी के वेग में वृद्धि हुई। और वेग में वृद्धि जब ही होती है जब घनत्व बढ़ता है, जब ठोस चट्टानें आती हैं। तो ये हमने निष्कर्ष निकाला इन तरंगों के माध्यम से। मतलब पृथ्वी की अंदर की परतों के बारे में हमने जाना, कहाँ पे परतें ठोस हैं, कहाँ पे परतें तरल हैं। अब इसी आधार पर हम पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग आपका कहलाता है भू क्रस्ट, जिसे भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। एक भाग होता है मेंटल, और एक भाग आपका होता है कोर एरिया। तो इन तीनों भागों को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। और ये हम कल आपको कल लिखवाएंगे और आपको अच्छे से कल डिस्कस कराएंगे। क्लियर हुआ ये आपका? तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी सब कल करेंगे।